नमस्कार दोस्तों। आज से हम भारतीय इतिहास की एक नई श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें हम इतिहास के प्रारंभ से लेकर के वर्तमान तक की बातें करेंगे और ये श्रृंखला लंबी चलेगी। लगभग इसमें लगातार वीडियो आते रहेंगे और आप लोग देखिएगा। तो आज हम सबसे पहले इतिहास के चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको चैप्टराइज करेंगे कि किस किस चैप्टर में क्या क्या कैसे किस क्रम में पढ़ना है। आज हम उसको देखेंगे और कल से अपनी रेगुलर क्लास होगी। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि आपको एक ओवरव्यू देगी कि कैसे इतिहास को पढ़ना है, इतिहास को पढ़ने की टेक्निक क्या होनी चाहिए। ठीक है, इतिहास पढ़ते समय आप लोग ध्यान रखिएगा, दो चीजें बहुत मैटर करती हैं। एक तो टाइम पीरियड और एक होता है फैक्ट। इन दो पर आप पकड़ बनाइए, बाकी घटनाएं मैं आपको इंटरलिंक करता रहूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना है, राइटिंग थोड़ी सी बुरी है, आप लोग मैनेज कीजिएगा। सबसे पहले अपना है इतिहास। तो पहला शब्द ये उठता है, इतिहास कहते किसे। ये जो इतिहास है वो दो शब्दों से मिलता है, इति धन हास। ठीक, इति का अर्थ होता है कि प्राचीन, विगत। ठीक, प्राचीन। हास का अर्थ होता है कि जो नष्ट हो चुका है। नष्ट मतलब कि प्राचीन काल की वे समस्त घटनाएं जो नष्ट हो चुकी हैं। जैसे कि 2025 लगा है, आज 1 दिसंबर है। 1 दिसंबर के पहले की जो भी घटनाएं बीत चुकी हैं उसे हम इतिहास के अंतर्गत शामिल करते हैं। एक प्रश्न ये उठता है कि जो इतिहास है इसका पिता किसे बोला जाता है। इतिहास का पिता किसे बोलते हैं? याद रखिएगा, हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता बोला जाता है। ठीक, याद रखिएगा। अब जब आप इतिहास की बात करते हैं तो आपको पता है कि इतिहास में 3 पार्ट होते हैं। जो इतिहास है इसके 3 पार्ट आपने पढ़ा होगा। एक प्राचीन भारत, इसे इंग्लिश में एंशिएंट इंडिया बोलते हैं। प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया। दूसरा आपने पढ़ा होगा मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत, जिसे आप बोलते हैं मिडल इंडिया। और तीसरा आपने पढ़ा होगा आधुनिक भारत। आधुनिक भारत, जिसे आप बोलते हैं मॉडर्न इंडिया। ठीक, प्रश्न ये भी उठता है कि आखिर प्राचीन, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इन 3 कालखंडों का विभाजन किसने किया था। ये भी आपको जानना चाहिए। तो लगभग एक इतिहासकार हुए थे जिनका नाम जेम्स मिल था। जेम्स मिल, ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। जेम्स मिल था, इन्होंने एक बुक लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया करके इन्होंने एक बुक लिखी, ब्रिटिश इंडिया। जिन्होंने जिस इसी बुक में सबसे पहले जेम्स मिल ने इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया। लेकिन जो इन्होंने कालक्रम बोला था, तो इन्होंने प्राचीन भारत को हिंदू काल बोला था, मध्यकालीन भारत को मुस्लिम काल बोला था और इसी आधुनिक भारत बोला था। ठीक, तो अगर आपसे पूछे कि इतिहास किसे कहते हैं, जो प्राचीन काल की भी समस्त घटनाएं जो नष्ट हो चुकी है उसे इतिहास बोलते हैं। इतिहास के पिता हेरोडोट्स होते हैं। इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। आपको पता है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। ये काल खंडों का विभाजन किसने किया? जेम्स मिल ने किया था। किसमें किया है? उन्होंने अपनी बुक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में ये कालखंड दिए हैं। अच्छा, प्रश्न ये उठता है कि प्राचीन भारत का समय कब से है। ये आपका मोटा मोटा मान के चले तो ऐसा माना जाता है कि अगर हम ऐतिहासिक स्तर पर बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर बात करें, तो सिंधु घाटी आप 2500 बीसी से लेकर के, ठीक, मोटा मोटा आप मान सकते हैं 1192 बीसी। ठीक, ये टाइम पीरियड क्यों है, इस पर डिस्कस करते हैं। मध्यकालीन भारत कब से कब तक माना जाता है? 1192 बीसी से लेकर एडी, माफ कीजिएगा, ये 1192 एडी है। ठीक, 1192 एडी से लेकर के लगभग 1707, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, एडी, इस तक मिडल इंडिया माना जाता है। और मॉडर्न इंडिया 707 से लेकर के एडी से इसको 2025 लगा, 25 तक मान, ये मिडल इंडिया का टाइम पीरियड है। 2 शब्द आपके सामने आ रहे हैं, एक बीसी, एक एडी। एक है बीसी, एक है एडी। इसका मतलब समझिए। बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। एडी का अर्थ होता है एना डोमिनी। आपको पता है कि जब ईसा मसीह का जन्म होता है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का समय बीसी कहलाता है। ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय एडी कहलाता है। और इतिहास में ऐसा माना जाता है, जो ईसा मसीह थे, ईसा थे, ईसा के जन्म को हमने 00 मान रखा है। ठीक, 00 मान रखा है।
ईसा के पहले का जो समय होगा उसको बीसी बोलेंगे, बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ईसा के बाद का जो समय होगा उसको एडी बोलेंगे, एना डोमिनी। अच्छा, बीसी एडी में अंतर क्या होता है? बीसी में जो है वो टाइम पीरियड बढ़ते से घटते क्रम में आता है, ठीक। जैसे 25 आएगा, 24 आएगा, 23 आएगा, 3 2 1 आएगा, इस क्रम में आता है। और एडी में क्या होता है? टाइम पीरियड बढ़ते क्रम में होता है, 1 2 3 4 5 6 7। जैसे 2023 था, 2024, 2025 ये। लेकिन अगर हम बीसी की बात करें तो 2025, 2024, 2023, तो इस क्रम में बीसी घटेगा, एडी बढ़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा कि बीसी एडी में अंतर होता है और ये इनका टाइम पीरियड है। 2500 बीसी मैंने इसलिए लिया क्योंकि कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड 2500 बीसी माना जाता है। 1192 एडी मैंने इसलिए लिया क्योंकि तराइन का जो सेकंड वॉर होता है, आपको पता है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, वो इसी से होता है। इसके बाद इंडिया में मुस्लिम सत्ता स्टार्ट होती है। 707 क्यों नहीं? क्योंकि आपको पता है इसके इसी टाइम पे औरंगजेब की मृत्यु होती है। औरंगजेब के बाद जितने बस मुगल रूलर होते हैं उनको पोस्ट मुगल रूलर बोला जाता है। और मॉडर्न इंडिया का टाइम पीरियड आपको होता है 707 से लेकर के वर्तमान तक का जो भी टाइम पीरियड होगा उसको मॉडर्न इंडिया बोलते हैं, ठीक। ये कालखंड आप ध्यान में रखिएगा, इसको कृष्णा दिया, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, कुछ समय दीजिएगा। प्राचीन भारत के बारे में मैंने इतिहास के बारे में आपको बताया, अब हम डिस्कस करेंगे प्राचीन भारत, ठीक। ये लिखिए प्राचीन भारत, इंग्लिश में एंशिएंट इंडिया, ठीक। चैटिंग थोड़ी सी गड़बड़ मैनेज कीजिएगा। प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया। जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो इसका टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया है, 2500 बीसी से लेकर के 1192 एडी तक। आज हम अपने प्राचीन भारत के डिस्कशन में इनके बीच के समय काल को और घटनाओं को थोड़ी सी संक्षेप में देखते हुए चलेंगे और कल से इसको डिटेल में देखेंगे। तो आपको पता है कि सबसे पहले प्राचीन भारत का जो सबसे पहला चैप्टर आता है उसको बोलते हैं पाषाण काल, स्टोन एज। पहला चैप्टर रहेगा पाषाण काल, पाषाण काल, ठीक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टोन एज। प्रश्न ये उठता है कि पाषाण काल का टाइम पीरियड कब से माना जाए? तो जो इतिहासकारों ने माना है उन्होंने 6 लाख बीसी से लेकर के इसको माना है 4000 बीसी, ठीक। 6 लाख बीसी से लेकर के 4000 बीसी के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको पाषाण काल बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो पाषाण काल है, पाषाण काल को भी आपको पता है कि पाषाण काल को एक वो थे, क्या बोलते हैं, एक इतिहासकार थे जिनका नाम होता है थॉमसन, ठीक। एक इतिहासकार थे, कोपेनहेगन संग्रहालय। ये पूछा गया है क्वेश्चन, किस संग्रहालय में विभाजन हुआ था? तो याद रखिएगा कोपेनहेगन संग्रहालय, जो डेनमार्क में पड़ता है, कोपेनहेगन संग्रहालय, ठीक। कोपेनहेगन संग्रहालय के एक इतिहासकार होते हैं जिनका नाम होता है थॉमसन, थॉमसन, ये नाम याद रखिएगा। थॉमसन ने पाषाण काल को 3 युग में डिवाइड किया है। कौन से युग में डिवाइड किया गया? एक पाषाणी युग इन्होंने बोला, क्या बोला? पाषाणी युग, ठीक, स्टोन एज। दूसरा थॉमसन ने बोला आपका कांस्य युग, कांस्य युग, ये थॉमसन का विभाजन है। तीसरा थॉमसन ने बोला लौह युग और लौह युग, ठीक। इन तीनों युगों को थॉमसन ने किसमें रखा है? पाषाण काल के अंतर्गत रखा, ठीक। थॉमसन ने इन 3 कालखंडों का विभाजन किया। थॉमसन के बाद एक और इतिहासकार आते हैं जो कि पाषाण युग के अंतर्गत जाते हैं, जिनका नाम जान लुबाब होता है, जान लुबाब, ये नाम याद रखिएगा। जान लुबाब ने पाषाण काल को 3 और कालखंडों में विभक्त किया। कौन कौन से ये कालखंड आपने सुने होंगे? एक पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण, ठीक, इसको पैलियोलिथिक पीरियड बोलते हैं। दूसरा मध्य पाषाण, मेसोलिथिक पीरियड। तीसरा नवपाषाण, नवपाषाण, ठीक, नियोलिथिक पीरियड।
तो जो जान लोबाब थे इतिहासकार, इन्होंने पाषाण युग को 3 खंड में डिवाइड किया, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। ठीक, तो प्राचीन भारत का पहला चैप्टर अपना ऐसे चलेगा। फिर पूरा पाषाण काल को भी आपको पता होगा, मैं इसको इरेज करता हूं तो 1 मिनट रुकिएगा। ठीक, जो ये पूरा पाषाण है, पूरा पाषाण को भी आपको पता होगा 3 खंड में डिवाइड किया गया है। ठीक, एक है पूर्व पूरा पाषाण काल, पूर्व पूरा पाषाण काल। ठीक, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल। ठीक, तीसरा है नव पूरा पाषाण काल, नव पूरा पाषाण। ठीक, प्रश्न उठता है कि इसमें से क्या डिफरेंस है। ये जो विभाजन है, ये पूरा पाषाण काल को ही हमने 3 खंडों में डिवाइड किया है। क्यों किया है? क्योंकि अगर आप पूरा पाषाण ये पूरा पाषाण का टाइम देखेंगे तो इसका टाइम 6 लाख बीसी से 6 लाख बीसी से 1,50,000 बीसी तक माना जाता है। इतना लंबा इसका टाइम पीरियड है। इसी टाइम पीरियड को मैनेज करने के लिए हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पूर्व पूरा पाषाण काल, प्री पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड न्यू पैलियोलिथिक। ये 3 कालखंडों में पूरा पाषाण काल को हमने डिवाइड किया है। तो पाषाण काल को हम इस तरह से डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, ये पहला चैप्टर इतिहास का। अब इतिहास का आगे चलते हैं। पाषाण काल के बाद में जो दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, तो पाषाण काल पहला हो गया। पाषाण काल हमने इसकी हेडलाइन देख ली। दूसरा है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को ही कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य का, अच्छा एक आप ये समझिए पहले, एक हम समझिए। ठीक, समझने का प्रयास कीजिए। भारत में सबसे पहले किसकी खोज हुई? पाषाण काल की। पाषाण मतलब जब पत्थरों का प्रयोग होता था। इसका जब पत्थरों का प्रयोग होता था। जब हमने पत्थर से आगे बढ़े तो हमें क्या मिला? तांबा मिला। इसको क्या बोलते हैं? ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल। और इसी को इंग्लिश में चाल्कोलिथिक पीरियड बोलते हैं। क्या? चाल्कोलिथिक पीरियड, ताम्र पाषाण काल। जब तांबे से भी हमने आगे बढ़ा तो हमने तांबे और टिन को मिलाकर कांस्य की खोज की। इसको बोलते हैं कांस्य युग। कांस्य युग, कांस्य का युग। जब हम कांस्य से भी आगे बढ़े तो हमने लोहे की खोज की, जिसको बोलते हैं लौह युग। ठीक, और लौह युग के समकक्ष ही एक साउथ इंडिया में क्या चल रहा था? महापाषाण युग, महापाषाण काल। ठीक, लौह युग। अब जब ये लौह युग खत्म होता है, इसी लौह युग और कांस्य युग के बीच में अगर हम देखें, यहाँ बात देखिए आप लोग, यहाँ। ठीक, यहाँ चला था वैदिक पीरियड, वैदिक काल। वैदिक काल, वैदिक काल आपको पता है 2 भागों में डिवाइड है, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक, ये हो गया। ठीक, लौह युग के बाद इंडिया में आता है महाजनपद काल। महाजनपद काल। अच्छा, लौह युग के बाद ही महाजनपद काल क्यों आया? क्योंकि लोहे की खोज से हमने बहुत शक्तिशाली औजार बनाना शुरू कर दिए। लोहे के औजार बनाना प्रारंभ कर दिए। इसके पहले हमारे पास लकड़ी के हथियार थे और मिट्टी के हथियार थे, जो कि ज्यादा नहीं टिकते थे। लोहे के औजार काफी टिकने लगे। इसका हमने हल में बनाने में भी प्रयोग किया। तो गंगा यमुना का जो दुआब वाला एरिया होता है, वहां भी हमने खेती करना स्टार्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी खासी बूम हुई। महाजनपद काल आता है और इसी महाजनपद काल की कॉन्टेम्पररी चलता है धर्म सुधार आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन। ठीक, धार्मिक आंदोलन में कौन कौन से आंदोलन है? एक बौद्ध, आपने पढ़ा होगा, एक जैन। ठीक, धार्मिक आंदोलन महाजनपद काल। इसी महाजनपद काल में आप पढ़ेंगे आगे चल के सबसे पहले जो डायनेस्टी आती है वो होती है हर्यक।
हर्यक डायनेस्टी, हर्यक वंश। हर्यक वंश को खत्म करके बनता है शिशुनाग वंश, जिसको हम नाग वंश बोलते हैं। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंद वर्मन की हत्या करके बैठता है नंद वंश। नंद वंश महापद्मनी इसको स्टैब्लिश करता है, स्टार्ट करता है। और नंद वंश के घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश स्टार्ट होता है, मौर्य। ठीक। और मौर्यों की हत्या करके शुंग वंश स्टार्ट होता है, वंश। ठीक। अब इसको थोड़ी समझिए। पाषाण काल, पाषाण काल में हमने क्या किया था, पत्थरों का प्रयोग किया। पाषाण, जब हमने पत्थरों से आगे बढ़ा तो हमने तांबे की खोज की, और जिस समय हमने तांबे की खोज की उसको हमने बोल दिया ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण, इसको इसी को इंग्लिश में चाल्कोलिथिक पीरियड। ठीक। तांबे के बाद हमने तांबा और टिन, ठीक, कॉपर एंड टिन को आपस में मिला करके, मिक्स करके हमने कांसा बनाया। और कांसा बना के हमने क्या किया, कांस्य युग की खोज की। और इसी कांस्य युग का टाइम पीरियड है हड़प्पा सभ्यता। ठीक। तो हड़प्पा सभ्यता कहीं कांस्य युगीन सभ्यता, कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन, तीनों एक ही है। हड़प्पा सभ्यता नाम इसलिए पड़ा क्योंकि पहला खोजा जाने वाला स्थल हड़प्पा था, जो कि 1921 में 1921 में पंडित दयाराम साहनी द्वारा खोजा जाता है। हड़प्पा पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। और इसी को इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसी को कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। जब हमने कांसे की खोज की तो कांसे की खोज के बाद लगभग 1000, लौह याद रखिएगा, इंडिया में सबसे पहले लोहे का प्रमाण, आयरन का एविडेंस 1000 बीसी में मिलता है। ठीक, 1000 बीसी में मिलता है। एक अतिरपक्कम स्थान होता है, वहां पास सबसे पहले लोहे की खोज हुई थी। और जब इंडिया में लोहे की खोज होती है उसी टाइम पे साउथ इंडिया में क्या चल रहा था, महापाषाण युग। अच्छा, इस पाषाण काल में और महापाषाण काल में क्या डिफरेंस है, ये समझना चाहिए आपको। इसको आप लिखिए, इसको मैं लिख के बताता हूँ। ठीक, इसको नोट कीजिएगा। ठीक, दोनों इसको बताता हूँ। लौह युग के बाद जब 1000 बीसी में, 1000 ईसा पूर्व हमने लोहे की खोज कर ली, और इस टाइम तक आपको पता है कि उत्तर वैदिक काल का समय आ गया, छोटे छोटे जनपद बन चुके हैं। सबसे सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, ग्राम। जब कई ग्राम आपस में मिलते थे तो उससे क्या बनता था, विष। और जब कई विष आपस में मिलते थे उससे बनता था जन। और जब कई जनों को आपस में मिलाया जाता था उससे जनपद बनता था। ठीक, इस टाइम तक जनपद का कॉन्सेप्ट आ चुका था। और जब हमने लोहे की खोज कर ली तो सभी जनपद आपस में एक दूसरे का विलय करने लगे। और आगे चल के आप पढ़ेंगे 6 बीसी के आसपास, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, हमने 16 महाजनपदों को देखा। ठीक, 16, जिसका हमें एविडेंस बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जो जैन लिटरेचर होता है भगवती सूत्र, उसमें मिलता है। तो अंगुत्तर निकाय एंड भगवती सूत्र, ये दो लिटरेचर है जो हमें एविडेंस देते हैं किसके, महाजनपद पीरियड के। ठीक। और महाजनपद काल जब स्टार्ट होता है, आपको पता है महाजनपद काल में, 16 महाजनपद कालों में जब आपस में लड़ाई होती है तो जो मगध होता है वो सबसे शक्तिशाली निकलकर सामने आता है। ठीक है। और मगध में सबसे पहले जो राजवंश बैठता है वो हर्यक वंश होता है। ठीक, हर्यक वंश आपको पता है कि स्टैब्लिश किया था बिंबिसार ने। हर्यक वंश को खत्म करके शिशुनाग डायनेस्टी की नींव डाली। शिशुनाग डायनेस्टी का अंत करके महापद्मानंद ने नंद डायनेस्टी स्टार्ट किया, और नंदों का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी स्टार्ट की। और मौर्य का नाश करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंगा डायनेस्टी को स्टार्ट किया। शुंगा के बाद आपको पता है कण्व डायनेस्टी आएगी, कर्ण के बाद सातवाहन डायनेस्टी आएगी, सातवाहन के बाद कुषाण जाएंगे, कुषाणों के बाद शक आएंगे। और अच्छा, शक कुषाणों के पहले आ जाते हैं। ठीक, ये थोड़ी सी बात कर लेते हैं महापाषाण पर। इसका अगर आपको टाइम पीरियड देखना हो, इसका मैंने टाइम बता दिया कि 4000 बीसी तक ये चलता है, 4000 बीसी तक ये चलता है। ताम्रपाषाण काल कब से कब चलता है, 4000 बीसी से लेकर के 2500 बीसी, 2500 ईसा पूर्व ताम्रपाषाण का टाइम पीरियड होता है। कांस्य युगीन सभ्यता कब चलती है, 2500 बीसी से लेकर के 1500 बीसी मान के चलिए, 1500 बीसी मोटा मोटा आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक, 1500 बीसी। ये जो वैदिक काल होता है उसका टाइम क्या होता है, 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी। ठीक, और महाजनपद का टाइम पीरियड क्या होता है, और लोह युग मैंने आपको बता दिया 1000 बीसी, 1000 बीसी इसका टाइम पीरियड होता है। महाजनपद काल का टाइम पीरियड क्या होता है, 6 एडी, 600 बीसी, 600 बीसी, ये महाजनपद का टाइम पीरियड होता है। यही टाइम पीरियड धार्मिक आंदोलन का भी होता है। ठीक, और इनका टाइम पीरियड बदलता रहता है। सबसे पहले थोड़ी डिस्कस करते हैं महापाषाण के ऊपर कि महापाषाण क्या और इनमें डिफरेंस क्या है।
पहली बात तो महापाषाण सबसे पहले स्टार्ट होता है, पाषाण काल सबसे पहले स्टार्ट होता है। महापाषाण काल स्टार्ट होता है 1000 बीसी के आसपास। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। महापाषाण महापाषाण मेगालिथिक, ठीक, इसको बोलते हैं मेगालिथिक पीरियड। टाइम इसका क्या रहेगा? 1000 बीसी। 1000 बीसी। आखिर इसको महापाषाण बोलते क्या है? इसके महापाषाण बोलने का सिंपल सा अर्थ है, इस काल में पत्थर की बहुत बड़ी बड़ी आकृतियां मिलना शुरू हो गई थी, और उन आकृतियों में भी सबसे विशेष आकृति जो थी वो थी सब, ठीक, दफन करने की प्रणाली, ठीक, जो ये सबको दफनाते थे। और जब ये सबको दफनाते थे, इनके सबको दफनाने का दो तरीका था। कौन कौन सा? एक होता था सिस्ट बरियल, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया। एक होता है सिस्ट बरियल, ठीक, एक होता था पिट्ट बरियल। पिट्ट बरियल, ठीक, जो सिस्ट बरियल होता है इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण, समाधिकरण इसको बोलते हैं। और जो पिट्ट बरियल होता है इसको बोलते हैं आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण इसको बोलते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है? जो सिस्ट बरियल होता है इसमें पूरे शरीर को जमीन के नीचे गाड़ दिया जाता था। आपको पता है पहले हमारे यहाँ जलाने की परंपरा नहीं थी। जलाने की परंपरा आपको पता है कि वैदिक पीरियड में आती है, जब आर्य आते हैं उस टाइम पे हमने जलाने की परंपरा को अडॉप्ट किया था। उसके पहले मानव के सबको गाड़ने की परंपरा थी। सिस्ट बरियल में क्या होता था? पूरे सबको जमीन के नीचे दफना दिया जाता था। पिट्ट बरियल में क्या होता था? आंशिक समाधिकरण, मतलब कि आधा अंश जमीन के नीचे होता था, आधा हिस्सा जमीन के ऊपर होता था, ठीक है, याद रखिएगा। सिस्ट बरियल पूरा गाड़ दिया जाता था, पिट्ट बरियल जिसमें आधा जमीन के ऊपर आधा जमीन के नीचे। और इनको जो सब होता था, इसको दफनाने की दिशा भी मैटर करती थी। जो इनकी दिशा थी वो दो थी। एक हम डिस्कस करते हैं उत्तर भारत में, एक उत्तर भारत में, एक दक्षिण भारत में। समझ लीजिए, जो उत्तर भारत में सबको उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाया जाता था। याद रखिएगा, उत्तर दक्षिण दिशा, मुख्यतः महाराष्ट्र वाले एरिया, ठीक। जो दक्षिण भारत था, कर्नाटक, तमिलनाडु, यहाँ पूर्व से पश्चिम दिशा में सबको दफनाया जाता था, ठीक, पूर्व से पश्चिम दिशा में सबको दफनाया जाता था। तो सबको दफनाने की दो दिशाएं थी, एक उत्तर दक्षिण, जो कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन एरिया में उत्तर भारत में पाई जाती थी। और दूसरा था दक्षिण पूर्व दिशा में, पूर्व पश्चिम दिशा में, जो कि साउथ इंडिया में अपनाया जाता था, ठीक, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश जैसे एरिया में ये अपनाया जाता था। ये इसलिए इसको महापाषाण काल बोलते हैं। महापाषाण की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें समाधियों को कैसे दफनाया जाता था, ठीक। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे आइए। तो हमने दो टॉपिक को डिस्कस किए, एक पाषाण काल को हमने डिस्कस कर लिया, दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता को हमने डिस्कस कर लिया। तीसरा डिस्कस करते हैं हम, तीसरा है आपका वैदिक पीरियड, वैदिक काल, ठीक। तीसरा चैप्टर रहेगा वैदिक काल। वैदिक काल समझते चलिए। वैदिक काल, ठीक, पूछे वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या होता है? तो वैदिक काल को आप मोटा मोटा मान के चलिएगा 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी, ये वैदिक काल का मोटा मोटा टाइम पीरियड होता है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल, हाल ही में एक शोध हुआ है। आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश कैसे हुआ? आज तक कोई एविडेंस नहीं मिल पाया, लेकिन हाल ही में एक शोध हुआ जिसमें ये बताया है कि सूखे के कारण लगभग 165 वर्ष लगातार 8 बार सूखा पड़ा, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का नाश हो गया। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उन्होंने अपने मूल जन्म स्थान को छोड़ा और गंगा यमुना दोआब की ओर आए। और जब वो गंगा यमुना दोआब की ओर आए तो उन्होंने वैदिक जो संस्कृति थी उसका उन्होंने निर्माण किया। तो वैदिक काल आपको पता है कि दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। एक होता है ऋग वैदिक पीरियड, ऋग वैदिक काल, याद रखिएगा, वैदिक काल। एक होता है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ठीक, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल, इसका टाइम पीरियड क्या हम लेके चलेंगे? 1500 से 1000 ईडी। 1000 आपको याद आया,
ये वही टाइम पीरियड है जब इंडिया में लोहे की खोज हुई थी और महापाषाण समाधियां बनी थी। उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड 1000 एडी से लेकर के 600 एडी। ठीक, ये उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड रहेगा। ऋग्वैदिक काल क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। याद रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद की रचना हुई थी। और जो अभी तक प्रमाणिक टाइम पीरियड है तो ऋग्वेद की रचना लगभग 1200 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक, ऋग्वेद। और अन्य जो 3 वेद आपने सुने होंगे, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। और इसी उत्तर वैदिक काल में वेदों को समझने के लिए हमने ब्राह्मण ग्रंथ लिखे, उपनिषद लिखे, आरण्यक लिखे। फिर वेदों की व्याख्या करने के लिए हमने वेदांग लिखे। आपने सुना होगा शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, ये हमने वेदांग लिखे। उसके बाद हमने उपांग लिखे, वेदों के उपांग लिखे। धर्मशास्त्र हमने लिखे, हमने पुराण लिखे, न्याय लिखा, मीमांसा लिखा। इसके बाद हमने समाज को चलाने के लिए नियम बनाए और नियम बनाने के लिए हमने सूत्र साहित्य लिखे। सूत्र साहित्य में आपने 4 पढ़े होंगे। एक होते हैं स्रोत सूत्र, एक गृह सूत्र, एक धर्म सूत्र आपने पढ़ा होगा, एक सोल्व सूत्र आपने पढ़ा होगा। जो भारत में गणित, जो मैथमेटिक्स है, वो सोल्व सूत्र से ही स्टार्ट होती है। सोल्व सूत्र के प्रणेता थे बौधायन। ठीक, तो वैदिक पीरियड को इस टाइप से डिवाइड किया गया है। अंतर दोनों में क्या है मैंने आपको बता दिया ना। ऋग्वेद में सिर्फ ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसमें अन्य तीनों वेदों की रचना है, इसलिए इसको उत्तर वैदिक पीरियड बोला जाता है। अब हम लेके चलते हैं उत्तर वैदिक काल को। ठीक, उत्तर वैदिक काल से हम थोड़ी सी डिस्कस करते हैं, इसको इरेज करते हैं। और चलिए, उम्मीद है कि आप नोट कर रहे होंगे। उत्तर वैदिक काल से थोड़ी सी डिस्कस करते हैं, आपके इतिहास का मोटा मोटा मान सकता है। वैदिक काल, पोस्ट वैदिक एज, उत्तर वैदिक काल। टाइम मैंने आपको बता दिया, 1000 बीसी से 600 बीसी। अब इसमें क्या परिवर्तन हुए कि सीधे सीधे इसके बाद हम महाजनपद को पढ़ते हैं। पहला परिवर्तन हुआ, जो आपको पता है कि किसी भी परिवार, किसी भी समाज में सबसे छोटी जो इकाई होती है वो परिवार होती है। उस टाइम परिवार को कुल बोला जाता था। याद रखिएगा, कुल। और जब बहुत सारे कुल, भाई कुल जो है, आपको पता है कि आपका घर है, आपके चाचा का घर है, आपके दूसरे गांव वालों का घर है। जब पूरे गांव के घर को मिला देते हैं तो उसको ग्राम बोलते हैं। ठीक, कुल से आगे चल के एक इकाई बनी थी ग्राम। ठीक, और जो ग्राम था, जब बहुत सारे ग्राम आपस में मिल जाते थे उसको बोलते थे विस। ठीक, इसको क्या बोलते थे? विस। ठीक, और जब बहुत सारे विस आपस में मिल गए तो इसको बोलने लगे जन। जब बहुत सारे जन आपस में मिले तो इसको बोले जनपद। ठीक, उत्तर वैदिक काल में समाज की ये संरचना थी। अच्छा, उत्तर वैदिक काल में कोई नियमित टैक्स नहीं मिलता था। एक टैक्स का नाम मिलता है बलि। कौन सा टैक्स था? याद रखिएगा, बलि। बलि एक टैक्स था जो कि कंपलसरी नहीं था कि देना ही देना है। ये एक तरह से स्वैच्छिक टैक्स था। कैसा? स्वैच्छिक है, जिसकी इच्छा होती है, जिसकी इच्छा हो तो न दे। ठीक, तो बलि एक प्रकार का टैक्स था। अब चूंकि उत्तर वैदिक काल तक हमको नियमित रूप से टैक्स भी नहीं मिलता, इसलिए हमें कोई अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। तो सबसे पहले कुल था। कुल, कई कुल आपस में मिलकर ग्राम बने, कई ग्राम आपस में मिलकर विस बने, विस मिलकर जन बने और जन मिलकर जनपद बने। ठीक, जो कुल होता था उसका जो प्रमुख होता था उसको आपको पता है कि मुखिया बोलते थे। कुल का प्रमुख मुखिया होता था। जो ग्राम का हेड होता था उसको ग्रामली, प्रेजेंट टाइम में जिसको सरपंच बोलते हैं। ठीक, विस का जो मुखिया होता था इसको विस्पति बोलते हैं, विस्पति। ठीक, जो जन का मुखिया होता था इसको जन नायक बोलते थे। याद रखिएगा, जन नायक। और जो जनपद का मुखिया होता था इसको राजा बोलते थे। सम्राट का कॉन्सेप्ट अभी नहीं आया था। ठीक, तो ग्राम का, कुल का मुखिया, कुल का प्रमुख मुखिया, ग्राम का ग्रामली, विस का विस्पति, जन का जननायक और जनपद का राजा। अभी तक उत्तर वैदिक काल तक लगभग 700 बीसी तक हमारे पास सम्राट रूपी कोई संरचना देखने को नहीं मिलती है। अब इस टाइम तक छोटे छोटे कई सारे जनपद हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें एक मत्स्य था। मत्स्य राजस्थान में होता है, यही एक सीधी जनपद होता है। ठीक है, एमपी में एक अवंती जनपद होता है, मालव जनपद होता है यही। ठीक, मालव के बाद यही चेदी जनपद होता है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जनपद हमें देखने को मिलते हैं। ठीक, जब
1000 ईस्वी में लोहे की खोज हो गई थी, उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने हथियार बनाना चालू किए, और हथियार बनते बनते कहीं ना कहीं ये जो जनपद थे, इन्होंने क्या किया, अपना स्वरूप विस्तार करना शुरू किया। कब की बात है, लगभग 600 ईसा पूर्व की बात है। तो जब जनपद ने अपने स्वरूप को आगे बढ़ाया, इसका रिजल्ट ये निकला, एक मिनट इसको इरेज करता हूँ, ठीक, जनपद से स्टार्ट करते हैं। इसका परिणाम ये निकला कि बहुत कई जनपदों को आपस में एक महाजनपद ने निगल लिया, उसको बोलते हैं महाजनपद, ठीक। तो कई जनपदों को क्या किया, एक महाजनपद ने अपने आप में निगल लिया। जब निगल लिया तो इस तरह से हमको टोटल 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं। कितने, 16, ठीक। तो 16 महाजनपद इस तरह से बने थे। 16 महाजनपद में 10 महाजनपद, पूछा जाता है कि आखिर गंगा घाटी क्षेत्र में कितने महाजनपद थे, तो जो 10 महाजनपद थे वो गंगा घाटी एरिया में थे। गंगा घाटी मतलब क्या होता है, जो गंगा के किनारे बसे हुए थे। तो 10 महाजनपद गंगा के किनारे बसे हुए थे, बाकी 6 महाजनपद यहाँ वहां बसे हुए थे, ठीक। तो इस तरह से 16 महाजनपद बने। अब हम देखते हैं कि ये 16 महाजनपद कौन से थे और कहाँ थे। थोड़ी सी मोटा मोटा इसकी लोकेशन देखते हैं, ठीक। इंडिया का एक छोटा सा मैप बनाएं। ये मान लो इंडिया का मोटा मोटा मैप मानते हैं, ठीक है। जो 16 महाजनपद थे उसमें 10 महाजनपद किस एरिया में थे। आपको पता है कि गंगा उत्तराखंड से निकलती है और ऐसे बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके आसपास 10 महाजनपद थे, ठीक। अब हम डिस्कस करते हैं कौन सा महाजनपद कहाँ था। सबसे पहले हमें एक देखने को मिलता है प्रेजेंट टाइम पे अफगानिस्तान में, गांधार, गांधार महाजनपद, ठीक। याद रखिए गांधार, गांधार की राजधानी तक्षशिला होती है, तक्षशिला, ठीक, कैपिटल होती है। दूसरा महाजनपद इसी के पास में मिलता है, आपने पढ़ा भी होगा, ये हरियाणा वाले एरिया में, इसको हम यहाँ लिखते हैं कुरु महाजनपद, कुरु, ठीक, जिसकी राजधानी क्या थी, हस्तिनापुर, कुरु, और इसकी राजधानी हस्तिनापुर, यहीं के होते हैं कौरव पांडव। और तीसरा महाजनपद भी यही हरियाणा में ही मिलता है, जिसका नाम होता है कम्बोज, कम्बोज, ठीक। तो कुरु के पास में ही तीसरा महाजनपद होता है जिसका नाम कम्बोज होता है। हरियाणा के नीचे राजस्थान में आप आएंगे तो राजस्थान में एक महाजनपद था जिसको बोलते हैं मत्स्य, मत्स्य महाजनपद, मत्स्य महाजनपद एक यहाँ था जिसकी कैपिटल होती है विराटनगर, ठीक। आपको पता है कि जब अर्जुन अज्ञात वर्ष बिता रहे होते तो यही विराटनगर आके रहते हैं। तो गांधार अफगानिस्तान वाले एरिया में, कुरु कम्बोज, ठीक, कुरु कम्बोज हरियाणा में पड़ता है और मत्स्य राजस्थान में पड़ता है। एक महाराष्ट्र में था, साउथ इंडिया का एकमात्र महाजनपद अस्मक, जो कि महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद थे, एक यहाँ अवंती महाजनपद होता है, अवंती, और एक यहाँ मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा में चेदी महाजनपद होता है। कौन सा, चेदी, ठीक। अब आइए उत्तर प्रदेश में टोटल 5 महाजनपद थे। यूपी की बात करते हैं, यूपी में एक आपका था सूरसेन महाजनपद, सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा होती, कंस यहीं का शासक था, ठीक, सूरसेन महाजनपद होता है। दूसरा जो महाजनपद होता है उत्तर प्रदेश में, वो आपको पता है कि ये होता है काशी, काशी जिसे बनारस बोलते प्रेजेंट टाइम पे, ठीक। तीसरा महाजनपद होता है कौशल, काशी कौशल, 2 के जस्ट नाम स्किप हो रहे हैं। तब तक बिहार में आइए, बिहार में भी हमें 4 महाजनपद देखने को मिलते हैं। बिहार में, बिहार में हम देखते हैं, इसको इरेज करते हैं इस साइड, तो लिखने में आसानी रहेगी, ठीक। बिहार में 4 कौन कौन से थे ये देखिए। विराट में एक होता है मगध, सभी महाजनपद को अपने अंदर समाहित कर दिया। दूसरा होता है अंग, अंग महाजनपद, ठीक। तीसरा होता है बज्जी, बज्जी एक गणराज्य था, याद रखिएगा। और चौथा होता है मल्ल, मल्ल भी गणराज्य था। 16 महाजनपदों में सिर्फ
लगभग 14 महाजनपदों में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी कि राजा उसका बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन ये जो 2 महाजनपद थे बज्जी और मल्ल, यहाँ गणतंत्रात्मक प्रणाली चालू थी। इसका मतलब होता है कि जो हेड होता है, राजा होता है, उसका चुनाव होता था। ठीक है, तो इस तरह ये 16 महाजनपद थे और ऐसे ये बिखरे हुए थे, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। तो 16 महाजनपद आपने देख लिया है कि कैसे कहाँ कहाँ किसकी क्या लोकेशन होती है। आगे चलिए। एक महाजनपद में निगल लिया। किस महाजनपद में? मगध में। ठीक, जो मगध था उसने इन 16 महाजनपद को आपस में मिला लिया। अब हम मगध से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है जब द्वापर युग होता है, द्वापर युग में मगध का शासक होता है जरासंध। जरासंध का ही एक वंशज होता है जिसका नाम बृहदत्त होता है। तो बृहदत्त जो होता है, याद रखिएगा, बृहदत्त। और अजीब सा संयोग है कि जब मगध साम्राज्य स्टार्ट होता है तो उसको बृहदत्त से स्टार्ट होता है और बृहदत्त पे ही जाके खत्म हो जाता है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहदत्त होता है, आपने पढ़ा होगा। इस बृहदत्त की हत्या करता है बिंबिसार। कौन करता है? बिंबिसार। आपको पढ़ा बिंबिसार का नाम। बृहदत्त की हत्या करके एक नई डायनेस्टी स्टार्ट की जिसका नाम था हर्यक डायनेस्टी। हर्यक वंश। हर्यक वंश में 3 महान शासक होते, बिंबिसार, अजातशत्रु, उसका बेटा उदयन। ठीक है, ये होते हैं। और इसी हर्यक वंश के अंतिम शासक को मार करके शिशुनाग, जो शिशुनाग होता है, उसने नाग डायनेस्टी स्टार्ट की। नया वंश स्टार्ट किया जिसको बोलते हैं नंद वंश। नंद वंश महापद्मनी ने इसको स्टार्ट किया था। आपको पता है कि इसी नंदा के टाइम पे क्या होता है, सिकंदर का इंडिया में आक्रमण होता है। सिकंदर का आक्रमण होता है लगभग 326 में। 326 में सिकंदर इंडिया में आक्रमण करता है। ठीक है, नंदा डायनेस्टी के टाइम पर ही, जब घनानंद भारत को सिकंदर से बचाने में असफल होता है, तब चाणक्य ने क्या किया, नंदा डायनेस्टी को खत्म किया और चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश स्टार्ट किया। मौर्य वंश, इसका टाइम पीरियड मोटा मोटा होता है 124 बीसी से लेकर के 185 बीसी। 185 बीसी तो मौर्य वंश यहाँ तक चलता है। मौर्य वंश में आपने पढ़ा होगा, बहुत फेमस रूलर हुआ चंद्रगुप्त मौर्य। उसका बेटा होता है बिंबिसार, बिंदुसार। बिंबिसार हर्यक डायनेस्टी वाला है और बिंदुसार मौर्य डायनेस्टी वाला। बिंदुसार का बेटा होता है अशोक। अशोक का बेटा होता है, आपने पढ़ा होगा, कुणाल। कुणाल के बाद संप्रति शासक बनता है, संप्रति के बाद सालिसुक शासक बनता है, सालिसुक के बाद दशरथ शासक बनता है, दशरथ के बाद बृहदत्त शासक बनता है। ठीक, और बृहदत्त की हत्या करके 185 ईडी में, याद रखिएगा, बृहदत्त की हत्या करके 1192 तक ले जाओ तो ध्यान से देखिएगा, 185 ईडी तक, 185 बीसी तक हमें इतिहास कवर कर लिया। बृहदत्त की हत्या करके इस समय शुंग ने क्या किया, शुंग वंश स्टार्ट किया। कब? 185 ईडी में। ये भी लगभग 20 वर्ष चला था शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग ने इसको स्टार्ट किया। इसका अंतिम शासक देवभूति होता है, जिसकी हत्या करके वासुदेव ने कौरव वंश भी बहुत लंबा नहीं चलता है। इसका अंतिम शासक होता है सुशर्मा। सुशर्मा, और इस सुशर्मा की हत्या करके किसने कर दी? सिंह ने। सिंह इसकी हत्या कर देता है और एक नया वंश स्टार्ट होता है जिसका नाम होता है सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन वंश। ठीक, इसे सातवाहनों के टाइम पे इंडिया शकों का आक्रमण होता है। शक आक्रमण। ठीक, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। सातवाहन डायनेस्टी ये लगभग टाइम आ चुका है आपका 100 बीसी के आसपास का। 100 बीसी के आसपास सातवाहन डायनेस्टी आती है। और जब सातवाहन डायनेस्टी यहाँ रूल कर रही होती है, तभी उत्तरी भारत में कुषाणों का आक्रमण शुरू होता है।
और लगभग आप 20 BC के आसपास मानिए कुषाण डायनेस्टी स्टार्ट होती है, कुषाण वंश। और इसी कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक होता है कनिष्क। इसका संस्थापक होता है लगभग 20 BC के आसपास ये डायनेस्टी स्टार्ट होती है, कुषाण वंश। ठीक, तो ये कुषाण वंश 20 BC के आसपास स्टार्ट होती है, 20 BC के आसपास। आगे चलते हैं, कुषाण वंश के आगे देखते हैं। 20 BC तक हम आ चुके हैं। की सत्ता कायम करके गुप्ता डायनेस्टी स्टार्ट से स्टार्ट होता है लगभग 320 के आसपास। 320 AD में इसकी स्थापना होती है और ये लगभग 600 AD तक चलता है अपने टूटते हुए स्वरूप में। बाकी आप इसको मोटा मोटा 585 मान के चलिए, 585 मान के चलिए। तो जब आप गुप्त वंश देखते हैं, गुप्त वंश में आपने काफी फेमस रूलर का नाम सुना होगा, चंद्रगुप्त। इसकी स्थापना करता है चंद्रगुप्त का बेटा होता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बनता है, रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त सेकंड शासक बनता है, चंद्रगुप्त सेकंड के बाद उसका बेटा कुमारगुप्त, कुमारगुप्त का अस्कंदगुप्त, अस्कंदगुप्त का बुद्धगुप्त शासक बनता है। ऐसे ही शासक बनते जाते हैं। बैन्यगुप्त होता है, पुरुगुप्त होता है, ये सब शासक बनते हैं। और जब गुप्ता डायनेस्टी आती है तो गुप्ता डायनेस्टी ने एक सिस्टम स्टार्ट किया जिसका नाम है सामंतवाद। सामंतवाद आपसे हमेशा पूछा जाता है सामंतवाद की प्रक्रिया को किस वंश ने स्टार्ट किया था, तो गुप्ता डायनेस्टी ने। और इसी सामंतवादी प्रणाली के कारण कहीं ना कहीं गुप्त डायनेस्टी के अंतर्गत ही छोटे छोटे राज्य उत्पन्न होना स्टार्ट करते हैं। अब वो छोटे छोटे राज्य कौन से उत्पन्न हुए थे वो देखिए। सबसे पहले तो बाकाटक उत्पन्न हुए। बाकाटक क्या था, इन बाकाटकों ने अपना पैर फैलाया और बाकाटकों के बाद उत्पन्न हुए चालुक्य। चालुक्य ने महाराष्ट्र कर्नाटक के आसपास अपना पैर फैलाया। चालुक्यों के साथ ही स्टार्ट हुआ एक आपका हरियाणा वाले एरिया में पुष्यभूति वंश। पुष्यभूत ये हरियाणा वाले क्षेत्र में पुष्यभूति वंश स्टार्ट होता है। दक्षिण भारत में लगभग तमिलनाडु वाले एरिया में पल्लव डायनेस्टी स्टार्ट होती है। पल्लव, ठीक है। इसमें एक और वंश स्टार्ट होता है, डायनेस्टी थी यशोधर्मन, जिसका शासक होता है औलिकर वंश। औलिकर वंश, औलिकर वंश स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और इसी टाइम पे हाँ इतना ये कहीं ना कहीं ये सभी किसके सामंत होते हैं, गुप्तों के सामंत होते हैं। जब गुप्तों की सत्ता कमजोर होती है तो इन्होंने क्या किया, अपने अपने रीजन में खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। जैसे बाकाटक कहाँ थी, मूलतः MP में थी, मोटा मोटा मान। चालुक्य कहाँ थे, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के आसपास थी, इसको मोटा मानिए। पुष्यभूति कहाँ थे, हरियाणा वाले एरिया में थे। पल्लव कहाँ थे, ये आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले एरिया पे शासन कर रहे थे। औलिकर मालवा, औलिकर मालवा में रूल कर रहे थे, ठीक है। इस तरह से गुप्तों की ये सामंत होते हैं और ये सामंत निकल के आते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखिए। डायनेस्टी खत्म होती है, जब तो गुप्त वंश खत्म होता है, गुप्त वंश के प्रबल दावेदार निकलते हैं, ठीक। एक त्रिकोणीय संघर्ष, एक त्रिकोण बनता है। आप इस त्रिकोण को ऐसे नोटिस कीजिए, ऐसे एक त्रिकोण बनता है। कैसे, यह है कन्नौज। कन्नौज मतलब उत्तर प्रदेश वाला एरिया, ठीक है। यह है वातापी,
वातापी मतलब कर्नाटका का एरिया। ये आपका मानिए, ये आपका ये चेन्नई वाला एरिया है। तो आप मानिए मदुरई, मदुरई भी मत मानिए, तंजौर मानिए, तंजौर के आसपास मानिए, तमिलनाडु का मोटा मोटा। कन्नौज पे कौन सा वंश बैठा हुआ है? पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश। देखते चलिएगा। वातापी में चालुक्य बैठे हुए हैं। चालुक्य की 3 शक्ति आपने पढ़ा होगा, वातापी के चालुक्य, बेगी के चालुक्य और बादाम के चालुक्य। तंजौर के आसपास कौन बैठा हुआ है? अल्लाह। ठीक, ये त्रिकोण बना हुआ था जब गुप्त वंश खत्म होता है। गुप्त वंश का जब खात्मा हुआ तो ये त्रिकोण बना। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी शासक होता है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन टाइम पीरियड 600 एडी से लेकर के लगभग 640 42 45 मान के चलिए एडी तक, मोटा मोटा आप मान के चलिए, फिर जिससे आपको टाइम पीरियड क्रिएट करने में आसानी है। पल्लव में एक बहुत प्रतापी शासक है नरसिंह वर्मा। नरसिंह वर्मा, नरसिंह वर्मा। चाणक्य में एक बहुत प्रतापी शासक है पुलकेशन सेकंड। पुलकेशन सेकंड, आपने पुलकेशन सेकंड का नाम सुना होगा। एहूल अभिलेख, एहूल इंस्क्रिप्शन इसी का था। इसके कबीर और कीर्ति ने उसको खुदवाया था। ठीक है। हर्षवर्धन, पुलकेशन, नरसिंह वर्मन। आपको पता है कि हर्षवर्धन को पुलकेशन सेकंड ने हराया था, पुलकेशन सेकंड को नरसिंह वर्मन ने हराया था। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से क्या चल रहा है, इंडिया में स्थिति चल रही है जब गुप्त वंश का खात्मा होता है। तो जब गुप्त वंश का खात्मा हुआ 600 ईस्वी के आसपास, तो वर्धन डायनेस्टी स्टार्ट हुई। वर्धन डायनेस्टी को पुष्यभूति डायनेस्टी बोलते हैं, याद रखिएगा। जो कि 600 से लगभग 700 तक चली, 700 ईडी तक चली। 600 से 700 ईडी तक क्या चलती है? वर्धन डायनेस्टी। और इसी वर्धन डायनेस्टी को ही पुष्यभूति डायनेस्टी भी बोलते हैं। ये मैन स्ट्रीम राजनीति है, बाकी ये रीजनल शासक होते हैं, क्षेत्रीय शासक होते हैं। आगे चलते हैं। आप, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि आप रिलेट करिए कि अगर ऊपर वर्धन वंश था तो नीचे कौन से थे? चालुक्य वंश थे, पल्लव वंश था। ठीक, आगे चलिए। हर्षवर्धन वाला जब ये खत्म होता है, तभी इंडिया में क्या शुरू होता है? राजपूत का, राजपूत काल आपने सुना होगा, जो कि चलता है 700 ईडी से, 700 ईडी से मोटा मोटा मान के चलिए 1200 ईडी तक। इसको हम मोटा मोटा लेके चलते हैं। राजपूत, आपने 4 राजपूत शासकों का नाम सुना होगा, लेकिन इस समय तक आपने 4 का नाम सुना होगा। एक परमार का नाम सुना होगा, राजा भोज, परमार डायनेस्टी के। प्रतिहार डायनेस्टी, देखिए उसमें उन्होंने बोला है कि माउंट आबू पर्वत पर वशिष्ठ ऋषि ने मुस्लिम आक्रांताओं से रक्षा के लिए इन राजपूतों की उत्पत्ति की थी। 4 राजपूत आपको पता है, परमार, प्रतिहार, चौहान, चालुक्य। ठीक, अब अभी 700 के आसपास जो राजपूत सक्रिय रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, वो बोलते हैं प्रतिहार रहेंगे और चालुक्य रहेंगे। इन दोनों का टाइम पीरियड 10 एडी के आसपास स्टार्ट होता है। ठीक, 10 एडी के आसपास। ये अभी 200 सालों के लिए शांत रहेंगे। कौन कौन? परमार और चौहान। एक्टिव कौन रहेंगे? प्रतिहार और चालुक्य एक्टिव रहेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। प्रतिहार याद रखिएगा, प्रतिहार चालुक्य आप लोग नोट कीजिएगा। प्रतिहार चालुक्य, चालुक्यों के साथ बड़ा गलत हुआ। चालुक्य जब पुलकेशन सेकंड की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद चालुक्य कमजोर हो जाते हैं। और जो अभी मैंने पल्लव को बताया था, पल्लवों ने चालुक्य को तहस नहस कर दिया। चालुक्य ने अपने जगह को छोड़ा, बेंगी में आ गए, और बेंगी में आके ये शांत हो गए। तो एक राजपूत शासक बचा, जो कि मैन बचा, प्रतिहार। अब ये शुरू होता है राजपूत काल। और राजपूत काल में क्या हुआ? कन्नौज,
कन्नौज उस समय पर सत्ता का केंद्र बन चुका था। क्या था? सत्ता का केंद्र। इसका मतलब होता है कि जो जिसका कन्नौज पर राज होगा उसी का पूरे भारत पर राज माना जाएगा। तो कन्नौज पर राज करने के लिए इधर ये आप मानिए मध्य प्रदेश वाले एरिया में, मध्य प्रदेश वाले एरिया में और गुजरात और राजस्थान, इन तीनों के सेंटर पे प्रतिहार बैठे हुए थे। कौन? प्रतिहार बैठे हुए थे। ठीक। प्रतिहारों का सबसे फेमस रूलर कौन होता है? मेहर भोज। ठीक। इस महाराष्ट्र और कर्नाटका वाले एरिया में यहाँ कौन बैठा हुआ है? राष्ट्रकूट। राष्ट्र बंगाल वाले एरिया, बंगाल वाले एरिया में कौन बैठा हुआ है? ये बैठे हुए पाल। ठीक। पाल। एक कश्मीर वाला एरिया, कश्मीर में उनका अपना वंश चल रहा है। तीन वंश होते हैं, आपको पता है, करकोट, उत्कल और लोहार वंश। एक आप यहाँ लिखिए लोहार वंश, लोहार वंश जब बैठा हुआ है। ठीक। और इस साइड से क्या हो रहा है? इस साइड से इंडिया में मुसलमानों का आक्रमण हो रहा है, मुस्लिम इन्वेजन हो रहा है उत्तर भारत से। कन्नौज पर शक्ति की शून्यता की स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसको भरने के लिए प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल आपस में लड़ रहे थे। इस लड़ाई की शुरुआत किया था प्रतिहारों ने और अंत में लगभग ये आप मान के चलिए कि ये 700 से लड़ाई शुरू होती है और 1000 ईडी के आसपास ये लड़ाई खत्म होती है। 300 साल ये लड़ाई चली थी। इसी को बोला जाता है इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष। याद रखिएगा, त्रिपक्षीय संघर्ष इसी को बोलते हैं। प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल ने आपस में लड़ाई की थी। इनका टाइम चलते चलते कहाँ से 700 से 1000 ईडी तक हम इनके इतिहास को पढ़ते हैं। उत्तर में हम ललितादित्य मुक्तापीठ के इतिहास को पढ़ते हैं, लोहार वंश और कश्मीर के राजवंश को पढ़ते हैं। उस साइड पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले एरिया में क्या है, आपको पता है कि मोहम्मद बिन कासिम 712 के आसपास इंडिया में आक्रमण कर चुका है। तो कहीं ना कहीं उत्तर भारत, ये उत्तर उत्तर पश्चिम भारत में क्या है, मुसलमानों का आक्रमण हो रहा है। और इस साइड ये प्रतिहार बैठे हुए, राष्ट्रकूट बैठे हुए, पाल बैठे हुए हैं। ये मैन स्ट्रीम राजनीति का केंद्र बने हुए थे। तो हम 700 से 1000 तक इनकी लड़ाई को पढ़ते हैं। ठीक। आगे चलते हैं। अब 1000 के आसपास क्या होता है, फिर से शक्ति का केंद्र बदलता है। और जब शक्ति का केंद्र बदला तो जो आपका, एक मिनट रुकिएगा, इस मैप को मैं बदलता हूँ आपको समझने में ज्यादा आसान। 1000 के आसपास कब की बात है? 1000 ईडी के आसपास। ठीक। 1000 ईडी के आसपास जब इन तीन शक्तियां आपस में लड़ लड़ के तहस नहस हो गई तो नई नई शक्तियां उभरी। और वो नई नई शक्तियां जो जो उभरी कौन थी? एक छोटा सा इंडिया का मैप बनाता हूँ फिर से, आपको समझाने में आसानी होगी। समझिए, क्योंकि जो यहाँ ये राजस्थान वाला एरिया, राजस्थान में चौहान आ चुके हैं, चौहान आ चुके हैं। ठीक। मैंने आपको बताया था कि 10वीं शताब्दी के आसपास ये एक्टिव हो जाएगी। ये मध्य प्रदेश वाला एरिया, यहाँ परमार आ चुके हैं, राजा भोज यहीं के थे। ठीक। ये बुंदेलखंड वाला एरिया, कालिंजर आ चुके हैं, चंदेल आ चुके हैं, चंदेल शासक आ चुके हैं। ठीक। अभी ये इस साइड एक क्षत्रिय राज चल रहा था, ये समझिए। इस एरिया में एक क्षत्रिय राज किसका चलने लगा था? चोल का, चोलों का। चोलों के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये चोल बहुत पहले भी एक्टिव थे। जो आपने पढ़ा होगा संगम युग, उस टाइम पे भी एक्टिव थे, लेकिन अभी मोटा मोटा चलिए कि 10वीं शताब्दी के आसपास, लगभग 11वीं शताब्दी के आसपास इंडिया में ये शक्तियां एक्टिव थी। इन शक्तियों का बोलबाल चल रहा था, जिनको आखिरकार आगे चल के, और इसी टाइम क्या हुआ, महमूद गजनवी का इंडिया में आक्रमण हो रहा है। किसका? महमूद गजनवी का। इस साइड आक्रमण भी हो रहा है। जब महमूद गजनवी का इंडिया में आक्रमण हुआ, कहीं ना कहीं ये जो शक्तियां थी ये आपस में कमजोर हो गई। ठीक है। तो इन सभी के ऊपर एक छत्र राज किसने स्थापित कर दिया? चौहान ने। तो शक्ति का केंद्र कौन निकल के आ गया? चौहान। 1100 ईडी, 1100 ईडी आते आते चौहान शक्ति के शीर्ष पर बैठ गए। अब जब 1100 ईडी में चौहान शक्ति के शीर्ष पर बैठ गए, इस साइड आपको पता है कि 1000 में महमूद गजनवी आया था,
और 1100 के आसपास जो मुसलमान होते हैं वो इंडिया में आने स्टार्ट कर चुके होते हैं, तभी ये मतलब होगा आगे। अभी बहुत सारे क्षेत्रीय शक्ति हैं जो हम नहीं डिस्कस करें, सिर्फ मैन स्ट्रीम राजनीति को डिस्कस कर रहे हैं। तो 1100 एडी में कौन है? चौहान है। चौहान रूलर होते हैं, ठीक। उसी टाइम में क्या होता है कि जो अफगानिस्तान वाला एरिया होता है वहाँ पास गौर वाले प्रदेश में मोहम्मद गौरी का उदय होता है। और लगभग 1175 1175 ईस्वी में जो मोहम्मद गौरी होता है, वो इंडिया में आक्रमण करता है, ठीक। जब इंडिया में आक्रमण करता है ये पहले कश्मीर वाले एरिया में आक्रमण करता है, असफल रहा। गुजरात में किया आक्रमण, असफल रहा। फिर ये पंजाब में आक्रमण करता है तो पंजाब में सफल रहता है। और इसका मुकाबला 1191 से होता है पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान कौन है? चौहान डायनेस्टी के बहुत प्रतापी शासक होते हैं, ठीक। पृथ्वीराज चौहान से मुकाबला होता है मोहम्मद गौरी का। और इन दोनों के बीच में 2 बैटल होते हैं, तराइन का फर्स्ट युद्ध, तराइन का सेकंड युद्ध। तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी होते हैं, तराइन के सेकंड बैटल में मोहम्मद गौरी विजयी होता है। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या किया गया ये नहीं पता है, लेकिन फिर भी इनके जो दरबारी इतिहासकार थे चंद्रवरधारी, उन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने बताया, एक कविता लिखी, 4 वास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, तब ऊपर सुल्तान है मच्छो को चौहान। ये कविता बोली। ऐसा बोला जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को शब्दवेदी बाण चलाना आता था, उस बाण से उन्होंने मोहम्मद गौरी को मारा और खुद भी अपने आप को कटार मार करके शहीद हो गए। ये कहानी बनावटी लगती है, क्योंकि अगर मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी तो वो 1194 में एक और बैठल होती, बैठल ऑफ चंदावर का युद्ध, उसमें वो कैसे जीवित था, ठीक है। तो 1192 में मुस्लिम सत्ता इंडिया में स्टार्ट होती है, मुस्लिम सत्ता, ठीक है। अब ऐसे एकाएक आके सिंहासन पे तो नहीं बैठा जा सकता था, इसलिए पहले मुसलमानों ने क्या किया, अपना एक माहौल तैयार किया। और जब माहौल पूरी तरह से तैयार हो गया तो 13वीं शताब्दी यानी कि 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक, आप जब गौरी को पढ़ते हैं तो गौरी के 4 सेनानायक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, यल्दवज और कुवाचा। ये 4 गौरी के सेनानायक होते हैं, जिनमें सबसे योग्य होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने आकर के राजगद्दी संभाली और एक नए वंश को स्टार्ट किया, जिसका नाम गुलाम वंश होता है, गुलाम डायनेस्टी। इस तरह से इंडिया में कहीं पे मुस्लिम सत्ता का प्रारंभ हुआ। आज हमने देखा कि कैसे भारत का इतिहास 6 लाख वर्ष पहले से शुरू होता है और किस तरह से 1206 में आकर के मुस्लिम सत्ता का अंत होता है, मतलब प्रारंभ होता है। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, कल की क्लास में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में हम सबसे पहले देखेंगे, आपने पढ़ा होगा खूब सारे ऑस्ट्रेलोपिथेकस पढ़े होंगे आपने, और निएंडरथल पढ़े होंगे, होमो इरेक्टस पढ़े होंगे, होमी हैबिलस पढ़े होंगे। इन सभी मानवों के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे किस तरह से डार्विन ने जो थ्योरी दी थी और पुराणों में जो थ्योरी है उसको हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे किस तरह से पाषाण काल स्टार्ट होता है। अभी इतिहास की श्रृंखला लंबी चलेगी। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।